हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बच्चों। ऑलरेडी एक बार मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ 1 से 20 तक के क्वेश्चन जो है प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में। आज मैं 21 से आगे के स्टार्ट कर रही हूँ, तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक बार रिवाइज जरूर कर लेना ताकि आपके एग्जाम में ये हेल्प कर सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। Our first question is the color change कर लेते हैं पहले तो भी मार्कर का। Yes, the facility of dividing a program in small division in C language is known as। एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है? बच्चों जब मैं आपको सी करा रही थी उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं हम अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए एक प्रोग्राम है जिसमें सारे के सारे आपको प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन चारों ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन एडिशन के लिए बना लेंगे, दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तीसरा आपका डिवीजन के लिए, चौथा आपका सब्ट्रैक्शन के लिए। इस तरीके से हमने क्या किया, एक टास्क को, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो डिवीजन ऑफ द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज इज नोन एज फंक्शन। प्रोग्राम को डिवाइड करना सी के अंदर क्या कहलाता है? फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये इस बार ग्राम सचिव में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। 8 बिट इक्वल टू 1 बिट, 1 निबल, 1 बाइट और 1 किलो बाइट। तो 8 बिट तो बच्चों 1 बाइट होता है, ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और 1 निबल अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, एग्जाम में इस बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और आपका 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं? 1024 बिट जो होती है ना बच्चों, वो आपकी 1 किलोबाइट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1 निबल यानी कि 4 बिट, 1 बाइट यानी कि 8 बिट और 1 किलोबाइट यानी कि 1024 बिट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। What type of language is C language? सी किस टाइप की लैंग्वेज है बच्चों? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर और पोर्टेबल है, मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज है, और ऑल ऑफ दीज है। ये क्वेश्चन भी बच्चों जब मैंने आपको सी का इंट्रोडक्शन दिया था वहां पे बता दिया था, सी से आप एक एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए जनरल पर्पस लैंग्वेज हो गई। स्ट्रक्चर लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर है या फंक्शनल, दोनों टाइप की लैंग्वेज कही जाती है सी आपकी। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि जब आप एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर पर सी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बताया था? क्योंकि सी का कंपाइलर भी सी के अंदर ही लिखा हुआ है, और कंपाइलर क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है जो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसमें हम अपने प्रोग्राम भी बनाते हैं, हम अपनी एप्लीकेशंस भी डेवलप करते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शंस बच्चों इसमें ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। बहुत ध्यान से करना बच्चों, पेपर में क्वेश्चन जो है आपको आते होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हैं और अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा दिन है। तो अभी जो हमारा चल रहा है कॉन्सेप्चुअल में वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से के जो रिवीजन सेट है वो भी मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आती रहूंगी। इससे आपका क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। और अगला प्रोग्राम क्या? सी प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, फंक्शन और कीवर्ड। तो सी प्रोग्राम अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। सी प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि एक प्रोग्राम को हम फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों पहले आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाउ मेनी डेटा बाइट्स आर सपोर्टेड बाय, सॉरी डेटा बाइट बोलूं, डेटा टाइप्स आर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर बच्चों मेनली हम क्या करते हैं? दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक हम करते हैं प्राइमरी में और दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड। ठीक है, और तीसरी होती है हमारी वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है ना उसमें हम एक प्राइमरी डेटा टाइप मान के चलते हैं, और हमारी दूसरी होती है डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, प्राइमरी में तो आपको पता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और वॉइड होता है। वॉइड भी एक डेटा टाइप है बच्चों, वॉइड। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि वॉइड क्या है, तो वॉइड क्या है? डेटा टाइप है। और ये इसका मीनिंग क्या है? जैसे इंटीजर विदाउट डेसिमल नंबर को एक्सेप्ट करता है, फ्लोट विद डेसिमल को, ये सिर्फ आपके कैरेक्टर लेता है, और वॉइड क्या करता है?
शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये भी याद रखना है बच्चों। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लो कि void मीन शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। void क्या है? डेटा टाइप। और दूसरी डेटा टाइप क्या बताई थी? डिराइव्ड। डिराइव्ड में आपका एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और पॉइंटर है। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं डेटा टाइप्स के बारे में, तो जो हमारा कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के नाम से है एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी बच्चों, तो आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। उसमें आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। अगला है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कंपल्सरी सेक्शन ऑफ द सी लैंग्वेज। कंपल्सरी क्या है भाई? मेन, डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और ऑल दिस। ठीक है, डेफिनेट सी बात है बच्चों, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई भी प्रोग्राम मेन से शुरू होगा, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट आएंगी, करली ब्रैकेट जिनको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हम लिखेंगे ही ना, एक स्टेटमेंट तो जरूर लिखेंगे हम। ठीक है, मान लो आप प्रिंट एफ ही लिखते हो, प्रिंट एफ का मतलब डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट एफ में हेलो ही लिख दिया। ठीक है, तो एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी हो गई है, तो सारी की सारी चीजें ही जरूरी हैं। सो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नोट और कमेंट इन सी लैंग्वेज इज रिटन बिटवीन विच साइन। कमेंट किस कैसे लिखे जाते हैं भाई सी लैंग्वेज के अंदर? ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, ये वाली होती है, या ये होते हैं, या ये होते हैं? तो ऑप्शन जो होगा बच्चों सी होगा। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट हम यूज करते हैं, सॉरी ये वाले स्लैश और हम स्टार यूज करते हैं इस टाइप से। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, और इस मल्टी लाइन कमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? कि यहाँ पर आपका जैसे बहुत बड़ा कमेंट है, आपने यहाँ पर लिखा, इस लाइन में लिखा, आपका कमेंट अभी भी पूरा नहीं हो रहा, आपने इस लाइन में लिखा, ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन। और एक सिंगल लाइन कमेंट भी होता है सी के अंदर, जिसको हम देख लेते हैं, आगे स्पेस है तो हाँ, जिसको हम यहाँ डबल स्लैश से लिखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो सी के अंदर जो सिंगल लाइन कमेंट है वो आप कैसे देते हैं? तो सिंगल लाइन कमेंट दो बैक स्लैशेस होते हैं बच्चों, ये वाले। ठीक है, इनका ध्यान रखना, ये वाले। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये वाले आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये वाले स्लैश होते हैं सिंगल लाइन के लिए, और मल्टीपल के लिए आपके पास स्लैश और स्टार, स्टार और स्लैश ये वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। अगला, वेयर कैन कमेंट बी एडेड इन अ सी लैंग्वेज? एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इन द मिडल, एट द एंड और एनीवेयर। तो बच्चों जो सी में कमेंट है वो कहीं भी डाल सकते हो, जैसे हम स्टार्टिंग में लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म एड ऑपरेशन। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में कमेंट डाल दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, मेन कहीं पे आपको जरूरत है आप मेन में कहीं भी स्टेटमेंट कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। सो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, एनीवेयर। अगला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कमेंट। देखो कमेंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। इट इज लिमिटेड एंड इट कैन बी एडेड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इट इज एनक्लोज्ड इन दिस, और कंपाइलर डज नॉट मेक एनी प्रोसेस, और ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कमेंट ऐसे लिखे जाते हैं इन सिंबल्स के थ्रू। कंपाइलर जो आप कमेंट देते हो ना उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, उनको कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, और ये कहीं भी ऐड कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, ऊपर स्टार्टिंग में कर सकते हो, मिडल में कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो, कहीं भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज एडेड इन द पार्ट बिफोर सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन? इंक्लूड, stdio, डिफाइन और कॉन्यू। तो कौन सा पार्ट हमें ऐड करते हैं बच्चों कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए? ठीक है, तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट जो करते हैं बच्चों वो हम अपने थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स करते हैं। एक हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ये भी मैं क्वेश्चन ये भी इससे रिलेटेड वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको वेरिएबल बताया था, आइडेंटिफायर बताया था, टोकन्स बताइए, हमारे टोकन्स होते हैं बेसिकली ना। टोकन्स में आपके आइडेंटिफायर हैं, वेरिएबल है, कांस्टेंट बताए थे बच्चों मैंने, और कीवर्ड्स बताए थे। तो 4 मैंने टोकन्स बताए थे आपके सी लैंग्वेज के अंदर।
तो जो कांस्टेंट होता है ना बच्चों, वो थ्रू आउट प्रोग्राम फिक्स रहता है और उसको हम डिफाइन से यूज करते हैं। किससे? डिफाइन से। जैसे आपको कोई वैल्यू फिक्स करनी है तो आप क्या करेंगे, डिफाइन लिखोगे, उसके बाद आपने वर्ड लगा दिया पाई, और पाई की वैल्यू आपने यहाँ पे 3.14 कर दी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में ये वैल्यू जो फिक्स हो जाएगी पाई की। जहां जहां पाई यूज करोगे वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा किससे, 3.14 से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डैश डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, इंट, फ्लोट, कैर और एनी ऑफ दिस। तो सिंगल कैरेक्टर तो बच्चों कैरेक्टर से ही तो होगा रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपका कैर डेटा टाइप हो जाएगा। अगला है सिंबॉलिक कांस्टेंट इज जनरली डिफाइंड बाय यूजिंग। अभी तक तो हम कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे। कांस्टेंट भी बच्चों हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट में हम अपने अल्फाबेट्स लेते हैं A to Z स्मॉल या कैपिटल, और न्यूमेरिक में आप 0 to 9 डिजिट लेते हो। तो सिंबॉलिक अगर पूछा गया, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। सिंबॉलिक पूछा गया यानी कि इसमें आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और स्मॉल दोनों ही होंगे। ठीक है, इन द फॉर्म तो न्यूमेरिकल में हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, अकेला स्मॉल से काम नहीं चलेगा, अकेले कैपिटल से काम नहीं चलेगा। तो आपके सिंबॉलिक के अंदर बताया मैंने, कैपिटल और स्मॉल दोनों ही अल्फाबेट्स जो है आप यूज कर सकते हो। अगला है बच्चों, inbuilt function are also known as library function, user defined function, both A and B और global function। बच्चों देखो, इनबिल्ट, ये इनबिल्ट मतलब जो सी ने आपको बने बनाए प्रोग्राम दिए हुए, बने बनाए फंक्शंस दिए गए हैं, और बने बनाए फंक्शंस कहाँ होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। जैसे आपने देखा हो, हम प्रोग्राम के अंदर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंक्लूड, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस लिखे हुए इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर। इस तरीके से एक और है हमारे पास लाइब्रेरी फाइल, conio.h, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट। इनकी फुल फॉर्म जो मैं बोल रही हूँ ये भी आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो यहाँ जो आप कीबोर्ड से या माउस से इनपुट देते हैं वो भी यहाँ पर यूज होती हैं। ठीक है, इसके अंदर। और हमारे पास बच्चों मैथ्स डॉट एच फंक्शन होते हैं, जिसे मैथ्स से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शन आपके काम करते हैं। तो ये जो इनबिल्ट फंक्शन तो हमारे पास सिर्फ लाइब्रेरी फंक्शन ही होते हैं। यूजर डिफाइंड तो हम बनाएंगे, ग्लोबल फंक्शन आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को ही ग्लोबल फंक्शन डिक्लेयर करते हो। ठीक है, अगला हमारा डैश इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा है भाई, प्लस है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मोड्यूलो और ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस सारे के सारे ही तो है हमारे पास। ठीक है, 5 ही तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है मैथमेटिकल। अगला हमारे पास देयर इज नो ऑपरेटर फॉर डैश इन लैंग्वेज। कौन सा ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर नहीं, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। ये तो अभी हमने पढ़ा कि सारे हमारे क्या अर्थमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो एक्सपोनेंशियल जो है ना बच्चों, वो सी के अंदर नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर सी के अंदर नहीं है। लेकिन जब हम पाइथन करा रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना, पाइथन में आप डबल स्लैश से एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो वहां पर ये सिंबल आता है हमारे पास, बट जो हमारी सी लैंग्वेज है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ही नहीं। अगला आ गया बच्चों, डैश इज द मोड्यूलो ऑपरेटर। ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर जब मैंने कराया था आपको बहुत अच्छे से कराया था कि मोड्यूलो तो होता है डिवीजन, सॉरी मोड्यूलो तो होता है आपका रिमाइंडर, और ये वाला जो साइन होता है ये होता है आपका डिवीजन के लिए। तो ये आपका है बी पार्ट, बी ऑप्शन, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगला है बच्चों, डैश ऑपरेटर इज यूज टू गेट द रिमाइंडर। रिमाइंडर किस ऑपरेटर की हेल्प से निकालते हो भाई, डिवीजन से, रिमाइंडर से, मॉड्यूलो से और डिवीजर से। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि मॉड्यूलो ऑपरेटर से आप क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको आती होती है, बट थोड़ा सा एग्जाम में के प्रेशर से कई बार लोग भूल जाते हैं। तो इन पे आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सी बहुत आसान है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों को। ठीक है, अगला है बच्चों, डैश इज द रिलेशनल ऑपरेटर। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अभी तो बताया था बच्चों मैंने जब ऑपरेटर की क्लास ली थी, ये तो सारे के सारे आपके क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश इज यूज टू चेक द इक्वलिटी ऑफ ऑपरेंड। इक्वलिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, ये भी आपको आना चाहिए, डबल इक्वल। बच्चों जो सिंगल इक्वल होता है ये तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 39 पे, डैश इज यूज टू चेक द नोन इनइक्वालिटी ऑफ द
ऑपरेंड्स। नॉन इक्वलिटी को चेक करने के लिए क्या होता है, नॉन इक्वलिटी मतलब नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के लिए बच्चों हमारे पास एक तो ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, और एक ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, दोनों ही सिंबल चल जाते हैं हमारे। कुछ कंपाइलर जो है इस सिंबल को सपोर्ट करते हैं, कुछ कंपाइलर इसको करते हैं। सो आपका ये वाला जो ऑपरेटर है ये नॉट इक्वल के लिए, अभी इक्वल के बारे में बता दिया, इक्वल आपका डबल इक्वल होता है। असाइनमेंट के बारे में बता दिया, असाइनमेंट में आपका एक सिंगल इक्वल होता है जो हम मैथ्स के अंदर यूज करते थे, ठीक है। अगला है हमारे पास डैश कैन बी यूज टू चेक द बिगर वैल्यू। बिगर वैल्यू कैसे चेक करोगे भाई, ठीक है, ए इज ग्रेटर बी, बी ये वाला सिंबल आ गया, ये आ गया, तो भाई बिगर वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, बिगर वैल्यू के लिए तो हम यही तो यूज करते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। इसी में है बच्चों डैश कैन बी यूज टू चेक द स्मॉलर वैल्यू, एक तो बिगर के लिए एक स्मॉलर के लिए, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेस देन का सिंबल होता है और वो ग्रेटर देन का, ये तो मैथ्स में आप कर चुके हो, ठीक है। अगला है आपका डैश कैन बी यूज टू चेक द ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल तो ये है बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो लेस देन इक्वल, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला और पार्ट देख लो इसका, स्मॉलर के लिए होता है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये डी ऑप्शन है बच्चों आपका, ठीक है, ये वाला लेस देन इक्वल टू है। डैश इज यूज्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी तक मैं बता रही थी, क्वेश्चन आंसर जो होगा बी होगा ना, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला। अगला है बच्चों ऑपरेटर वर्किंग विद द सिंगल ऑपरेंड इज नॉन एज, ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बी प्लस प्लस आई प्लस प्लस, तो ये क्या है, ऑपरेंड तो ये है, ऑपरेटर ये है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, यूनेरी ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनेरी ऑपरेटर होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है आपके यूनेरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और जो नॉट ऑपरेटर है ना बच्चों, ये आपके दोनों तीनों ही क्या है, यूनेरी ऑपरेटर हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंगल ऑपरेंड का ही काम होता है। अदरवाइज हम जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर करने तो आपको दो वैल्यू चाहिए ना, जैसे 5 + 7 करोगे तो ये दो ऑपरेंड हो गए। तो इस तरीके से प्लस प्लस इज नोन एज, अभी हम डिस्कस करते हैं प्लस प्लस क्या है बच्चों, यूनरी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यूनरी इंक्रीमेंट है या इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अगला है आपके पास माइनस माइनस, अब यूनरी डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो हो जाए, सी सॉरी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आप किसी तरीके से बोल सकते हो इसको। प्लस प्लस वेरिएबल शोज विच टाइप ऑफ यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस क्या बताता है भाई, ये प्री इंक्रीमेंट बताता है, प्री डिक्रीमेंट बताता है, पोस्ट इंक्रीमेंट बताता है और पोस्ट डिक्रीमेंट बताता है। तो ये बच्चों आपको बताता है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। और जो आपका माइनस माइनस है ये आपका बताता है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और वेरिएबल प्लस प्लस शोज विच टाइप ऑफ यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस क्या है बच्चों, प्री इंक्रीमेंट है, आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। और यही क्वेश्चन आ गया दोबारा से कि वेरिएबल प्लस प्लस का मीनिंग क्या है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर था एक टर्म, यहाँ पे माइनस माइनस लिखा, फिर इसने वेरिएबल लिखा, यानी कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये तो आपका प्री डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, प्लस प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस प्लस एक्स करूंगी, तो ये आपका प्री इंक्रीमेंट हो गया। अगला देखो थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया इसने, वेरिएबल पहले लिख दो, प्लस प्लस बाद में लगा दो, यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और इसी का इसने दूसरा वर्जन निकाल दिया, वेरिएबल माइनस माइनस कर दो, जैसे x माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया आपका पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी हाँ डी ऑप्शन हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, डैश इज द सिंटेक्स ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी हम कर चुके हैं बच्चों। हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर ट्रू स्टेटमेंट होती है और फिर फॉल्स होती है बच्चों। बी ऑप्शन देखो, बी ए में इसने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज, तो ये चीजें भी सीक्वेंस भी आपको याद करने की जरूरत है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अगला देख लो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर आर देयर, लॉजिकल ऑपरेटर तो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, हाँ लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, तो तीन टाइप के होते हैं। और डैश इज द टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर,
एंड और नॉट तीनों ही टाइप के क्या लॉजिकल ऑपरेटर है। इसका भी आपको ध्यान रखा। कितने टाइप के हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? ये वाले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगला और है क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप नोन एज। ये भी क्वेश्चन देखो थोड़ा सा उलझा कर आया। सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम तो एरे यूज करते हैं। ठीक है, आता है ना आपको? अगर आपको नहीं आता तो फास्ट रिवीजन वाली आप क्लास चेक कर ले सकते हो, क्योंकि अभी हमने सी के अंदर तो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, बट जब मैं आपको डेटा टाइप बताती हूँ वहां पर थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन जरूर दिया होगा। हाउ विल वी डिक्लेयर एरे? एरे को कैसे डिक्लेयर करोगे भाई? टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कराने के लिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो बच्चों जो एरे होता है ना, एरे को आप हमेशा इस ब्रैकेट के साथ स्टोर कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको वैल्यूज डालनी है ना, तो आप इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मार्क्स लिख दिया आपने, यहाँ पे 0 1 2। वैल्यूज अगर फिक्स करनी है तो ये वाली करली ब्रैकेट आ जाती है। अगर सिर्फ साइज ही मेंशन करना है ना आपको, तो साइज तो आप इस बड़े वाली ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये थे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहें, और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो एक बार 2 बार इनका रिवीजन जरूर करके जाना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एसएससी एमसीक्यूज वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आगे के ये क्वेश्चन है ये भी मैं उसी लिस्ट में ही डालूंगी, एसएससी वाली प्ले लिस्ट में ही, क्योंकि एमसीक्यूज जो बच्चों हम डालेंगे एसएससी एमसीक्यूज वाली उसमें प्लेलिस्ट में, और जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज होंगे जिसमें एनसीईआरटी का क्लास 1 और 2 का जो सिलेबस हम थोरोली कर रहे हैं वो हम डालेंगे कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के अंदर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।